Hello students, the question given is if the activation energy of reaction is 80.9 kilojoule per mole and the fraction of molecules at 700 Kelvin having enough energy to react to form product EX e to the power minus x, okay, and the value of x is, so we need to find the value of x, okay. So जैसा हम जानते हैं हमारे पास जो k का एक्सप्रेशन आता है इसके लिए k इक्वल्स आता है हमारा k माइनस EA बाय RT, ओके. सो ये एक्सप्रेशन होता है हमारा रेट कांस्टेंट के लिए विद एक्टिवेशन एनर्जी एंड टेम्परेचर, ओके. यहाँ पे हम रिलेट करते हैं रेट कांस्टेंट को एक्टिवेशन एनर्जी के साथ, ओके, एंड टेम्परेचर के साथ. अब यहाँ से हमारा जो ये जो वैल्यू है E माइनस ई ए बाई आर टी, यही हमारा क्या होता है, यही हमारा होता है फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स, ओके. अगर हम फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स की बात करेंगे यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स, वो हमारा कितना है यहाँ पे, ये जो वैल्यू है ई टू द पावर माइनस ई ए एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइड बाई आर टी, ओके. ये है हमारा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स. और यहाँ पे इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमको दे रखी है, कितनी दे रखी है, ई टू द पावर माइनस ई एक्स. इट मीन्स यहाँ पे जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्वेश्चन में जो गिवन है वो गिवन है ई टू द पावर ऑफ माइनस एक्स. एंड जो होता है हम जानते हैं इस रिलेशन के हिसाब से जहाँ पे हम रेट कॉन्स्टेंट को रिलेट करते हैं टेम्परेचर से और एक्टिवेशन एनर्जी से, यहाँ से जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है वो कितना होता है, ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी, ओके. अब यहाँ से अगर हम इसको ऑब्जर्व करते हैं ठीक से तो क्या पता चल रहा है, x की वैल्यू कितनी निकल आ रही है यहाँ से, ई ए बाई आर टी, ओके. यहाँ माइनस एक्स है और यहाँ माइनस ई ए बाई आर टी है, क्योंकि यहाँ पे बेस तो सेम है एक्सपोनेंशियल, ओके. तो यहाँ पे x की जो वैल्यू निकल आएगी आपकी, x की जो वैल्यू आपकी निकल आएगी वो कितनी आएगी, ई ए डिवाइड बाई आर टी, ओके. तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया x. अब हमें सिर्फ इस x की वैल्यू बतानी है, क्योंकि देखो हमें ऐसे पूछा गया द वैल्यू ऑफ x इज, ओके. सो वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x सिंपली. सो लेट्स पुट द वैल्यूज. वी हैव ऑलरेडी एक्टिवेशन एनर्जी गिवन हियर, ई ए इज गिवन 80.9 किलोजूल, ओके, किलोजूल पर मोल. एंड वी हैव टेम्परेचर ऑल्सो, टेम्परेचर इज गिवन 700 Kelvin, okay. And R is also given, universal gas constant given in joule, okay, 8.31, okay, joule, 8.31 joule per Kelvin per mole, okay. So let's put these values in equation first, okay, to calculate x, because we need to calculate x, okay. So here x is EA is activation energy which is given here 80.9, and here we have in kilojoule because R is given in joule, so we need to convert activation energy into joule, okay. So here we have 80.9 kilojoule, so we need to convert it into joule. So 80.9 kilojoule means we have 10 to the power 3, it means we have 1000, okay. Kilo means 1000, okay. And here R is given 8.31, okay, and temperature is also given 700, okay. So from here 20 we will eliminate 20 of 1000. Then after calculating the values, what we get here, x is comes out to be 13.9, okay, 13.9. And we need to find the approximate value because it is given rounded off to the nearest integer, okay. So nearest integer should be 14, simple. So x is comes out to be 14. So here x is our 14. I hope this answer your question. Thanks. Hello students, here we question for doubt. The reaction of sulfur in alkaline medium is given below. S8 solid OH minus coefficient A and gives S minus 2 coefficient B plus S2O3 2 minus coefficient C plus H2O coefficient D. Okay, we need to find the value of A. Okay, so how we calculate the value of A? So we just need to balance the reaction, okay. We just need to balance the reaction, then we can easily calculate the value of A. So the reaction given is S8 plus AOH minus, okay, AOH minus gives B S minus 2. We don't need to write the phase, okay, aqueous phase, solid phase, we don't need to write. So here S minus 2 plus C S2O3 minus 2 plus D H2O, okay.
सो लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना होगा कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, कहाँ पे रिडक्शन हुआ है ना। तो यहाँ पे सल्फर अपने एलिमेंटल स्टेट में, यानी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 0, ओके। तो यहाँ पे सल्फर ऑलरेडी दे रखा -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे सल्फर किस में होगा, +2 में होगा, है कि नहीं। आप निकालना चाहो तो निकाल लो। यहाँ पे सल्फर का हम मान लेते हैं x है, ओके। सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर x मान लेते हैं, क्योंकि 2 सल्फर है तो क्या हो जाएगा 2x, ओके। एंड यहाँ पे ऑक्सीजन प्लस 3 ऑक्सीजन है, और हर एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है -2, और टोटल चार्ज कितना है -2, पूरे उस पर पूरे कंपाउंड में टोटल चार्ज -2 है। तो यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2x कितना आएगा, -6 यहाँ से निकल आएगा, यहाँ से -2, तो यहाँ से आपका x जो आएगा वो +2 आएगा, ओके। ये आ गया आपका x +2, यानी सल्फर यहाँ +2 में बैठा हुआ है। तो क्या पता चल रहा है, सल्फर एक बार तो रिड्यूज हुआ है, 0 से देखो -2 में चला गया, एक बार हो गया रिड्यूज, और एक बार वो ऑक्सीडाइज हो गया, 0 से +2 में चला गया। तो दोनों रिएक्शन हमें लिखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे ऐसा लिखो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, मतलब ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन हमारी, ऑक्सीडेशन कहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ऑक्सीडेशन पार्ट यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे इनिशियली क्या था, S8 था 0 में, है ना, 0 में बैठा हुआ था इनिशियली। अब वो किस में चला गया, वो चला गया S2O3 में, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो गया S2O3, ओके। S2O3 में चला गया, और यहाँ पे टोटल चार्ज है -2, और सल्फर यहाँ चला गया +2 में, ओके। यहाँ पे हो गया ऑक्सीडेशन। अब हमें क्या करना होगा, हमें सल्फर को बैलेंस करना होगा। यहाँ पे सल्फर 8 है, लेकिन यहाँ सल्फर सिर्फ 2, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि अब हो गया ना सल्फर 8, तो 8 सल्फर होने चाहिए। अगर यहाँ सल्फर 8 है तो यहाँ पे 8 सल्फर होने चाहिए। अब क्या करेंगे, अब हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस किया जाता है वाटर की हेल्प से। तो यहाँ पे कितना ऑक्सीजन टोटल, 4 × 12, तो यहाँ पे एक भी नहीं है, तो वहाँ पे 12 H2O कर दो, तो यहाँ पे 12 H2O करना पड़ेगा, है कि नहीं। अब जब यहाँ 12 H2O हो जाएंगे तो यहाँ पे कितना हो गया, 12 ऑक्सीजन, और यहाँ पे भी 12 ऑक्सीजन, तो ये सब कुछ बैलेंस हो गया, ओके। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, यहाँ पे 12 × 24 हाइड्रोजन, तो 24 हाइड्रोजन यहाँ पे करने पड़ेंगे, 24H+, दैट्स इट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 24 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे भी 24 हाइड्रोजन हो गए, ओके। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे इस H+ को न्यूट्रलाइज, ओके। इस H+ को न्यूट्रलाइज किया जाएगा OH की हेल्प से। तो अगर यहाँ 24H+ हैं तो 24 ही क्या करने पड़ेंगे, 24 ही हमको यहाँ पे OH- लगाने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि 24 प्रोटॉन्स हैं पॉजिटिव चार्ज, तो 24 ही नेगेटिव चार्ज रखने पड़ेंगे ताकि बैलेंस हो जाए, ओके। अब यहाँ पर अगर 24 OH- किया है तो उधर भी तो करना पड़ेगा ताकि बैलेंस रहे सब कुछ, है ना। तो यहाँ पे 24 OH- हो जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। देखो 24H+ मिलकर 24 OH- के साथ क्या बना देंगे, H2O, है ना, क्योंकि हम जानते हैं H+ OH- मिलकर क्या बना देता है, H2O बना देता है। तो यहाँ से तो वाटर मिलने वाला है, तो यहाँ से देखो इसको सोल्व करते हैं तो कितना निकलेगा, 12 H2O + S8, ओके, एंड प्लस 24 OH- और इक्वल्स में क्या है 4S2O3 - 2, एंड यहाँ पे 24 H2 बन जाएगा, ओके। ये बन गया, ओके। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू पुट दिस 12 H2O इनटू राइट हैंड साइड, ओके, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, ओके। सो यहाँ से इसको यहाँ लेके आओ तो कितना बचेगा, यहाँ 12 H2O, यहाँ 24 H2O, तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ मेरे पास है S8, यहाँ मेरे पास है 24 OH-, और यहाँ मेरे पास है 4S2O3 - 2, और यहाँ से कितना बचा है, यहाँ पे देखो, अगर इसको यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे कितना बचा, ये 24 H2O था, यहाँ पे बचा था, और वहाँ पे 12 H2O, तो कितना बचेगा, यहाँ पे भी पहले मेरे पास कितना था 24 H2O, माइनस हो जाएगा वो 12 वाला, क्योंकि इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 12 H2O, ओके। सो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, S8 + 24 OH-, और यहाँ से 4S2O3 - 2, प्लस कितना बचा 24 - 12, मतलब 12 बचे, सिर्फ 12 ही H2O बचे, ओके। अब ये जो रिएक्शन है, ये फर्स्ट, ये जो जिसको मैं फर्स्ट नंबर दे रहा हूँ, ये जो रिएक्शन है ये हमारी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ओके। अब हमने लिखनी होगी रिडक्शन हाफ रिएक्शन। यहाँ पे देखो एस सल्फर जो है 0 से रिड्यूज भी हुआ है -2 में, -2 में भी गया है, तो उसको भी लिखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि रिडक्शन वाला पार्ट भी लिखना पड़ेगा। यहाँ पे रिडक्शन, ओके, इस जगह हुआ था मेरा रिडक्शन, एंड यहाँ पे इनिशियली है S8, और S8 चेंज हो गया है किस में, S-2 में, क्योंकि रिडक्शन हुआ है। अब देखो यहाँ पे सल्फर को बैलेंस करना होगा, जैसे इस तरह से बैलेंस किया हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। यहाँ सल्फर 8 है, तो यहाँ पे सल्फर को 8 करना पड़ेगा, 8 सल्फर, ओके, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें सब कुछ बैलेंस है, क्योंकि कुछ और बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, सल्फर ही बस, सल्फर को बैलेंस करना पड़ेगा। अब ये इक्वेशन 2 है, तो दोनों को प्लस कर दो, 1
प्लस सेकेंड। अब जब 1 प्लस सेकेंड करेंगे तभी तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी, ये वाली, और उसी समय कोएफिशिएंट पता चलेगा। तो जब दोनों को प्लस करते हैं, चलो यहाँ पे जब दोनों को प्लस करेंगे, यहाँ पे मेरे पास क्या है S8, ये रहा, इसी इक्वेशन को प्लस करना है इसके साथ, यहाँ S8 और ये S8, तो 2S8 हो जाएगा, क्योंकि एक S8 ऊपर है, एक S8 नीचे है, तो 2S8 हो जाएगा टोटल। तो यहाँ हो जाएगा 2S8 प्लस 2S8। अब यहाँ पे 24 OH माइनस को प्लस करो, 24 कितना है, 24 OH माइनस है ना, तो 24 OH माइनस को भी यहाँ पे क्या करना होगा, प्लस करना होगा। तो 24 OH माइनस इक्वल्स में क्या है, इक्वल्स में मेरे पास 4S2O3, तो यहाँ पे लिख दो 4S2O3 माइनस 2, ओके। एंड यहाँ पे क्या है 8S माइनस 2, इसको भी लिख दो 8S माइनस 2 प्लस में क्या है मेरे पास 12H2O है ना, तो 12H2O, ओके, इतना आ गया। अब हमें सल्फर चाहिए, देखो सल्फर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, क्योंकि रिएक्शन में सल्फर का कोएफिशिएंट 1 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, 2 से सभी को डिवाइड मार देंगे, तो ये क्योंकि हमें 2 है ना, तो 2 कटाना पड़ेगा, तो सभी को 2 से डिवाइड मार दो, दैट्स इट, फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे S8, यहाँ पे कितना 12 OH माइनस, क्योंकि 12 बचाएगा वो, और यहाँ पे कितना, यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा, S2O3 माइनस 2, और यहाँ पे कितना बचेगा, सिर्फ 4, 4S माइनस 2, और यहाँ पे कितना बचेगा, सिर्फ 6H2O, दैट्स इट। ये है हमारी बैलेंस इक्वेशन, दिस इज अवर बैलेंस इक्वेशन। इससे हम पता लगा सकते हैं हमारा A क्या, B क्या, C क्या, सब पता लग जाएगा। देखो S पे तो हमारा एक ही कोएफिशिएंट है, ठीक है। A क्या है, A है हमारा 12, क्योंकि वहाँ OH माइनस के सामने A है, यहाँ OH के माइनस के सामने 12 है, तो कंपेयर करेंगे तो A कितना निकलेगा, A हमारा निकल जाएगा इसमें 12, और यही तो हमको बताना था। सो A आ गया हमारे इसमें 12। अगर हमको B पूछेगा तो B भी साफ साफ दिख रहा है 2, एंड C, B अगर पूछेगा तो B 4 है, एंड C अगर पूछेगा तो C 2 है, एंड D अगर पूछेगा तो D 6, दैट्स इट। सो ये इसका आंसर हो गया कितना, 12। सो आई होप दिस आंसर योर क्वेश्चन, थैंक्स। हेलो स्टूडेंट्स, हियर योर क्वेश्चन फॉर डाउट, द सेट रिप्रेजेंटिंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। ओके, वी नीड टू फाइंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आवर फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। सो यहाँ पे हमको 3 एलिमेंट्स देखे, तो एक है हमारे पास कॉपर, ओके, एक है हमारे पास यहाँ पे कॉपर, एक है मेरे पास सिल्वर एंड गोल्ड। क्योंकि हम जानते हैं तीनों के तीनों एक ग्रुप से एक ही ग्रुप में लाई करते हैं, क्योंकि कोइनीज मेटल है तीनों के तीनों, है ना, तीनों के तीनों कोइनीज मेटल्स हैं, तो तीनों के तीनों एक ग्रुप में लाई करेंगे। अगर मैं इनको अरेंज करता हूँ तो किस तरह से अरेंज करूँगा, देखो यहाँ पे होगा कॉपर, ओके, यहाँ पे होगा Ag, और यहाँ पे होगा मेरा Au। तो ये होता है एक ही ग्रुप में लाई कर रहे हैं, तो एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स, ओके, तो ये एक ही ग्रुप में लाई कर रहे हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा कॉपर जो है, कॉपर है हमारा 3D का, है ना, और ये जो है ये है हमारा 4D का, एंड ये जो है हमारा 5D सीरीज का है, ओके, 3D 4D 5D सीरीज। अब हम जानते हैं जैसे जैसे हम 4D 5D में आते हैं तो लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ऑब्जर्व होने लगता है, यानी F में इलेक्ट्रॉन्स बनना चालू हो जाते हैं, उसको बोलते हैं F ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। F ऑर्बिटल, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि F ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन काम करता है, F ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे लगना चालू हो जाता है, F ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। इसकी वजह से क्या होता है, ऐसा अज्यूम करो, लाइक तुम्हारे पास है यहाँ पे एक सेल्स, ओके, ये मैं एक एटॉमिक मॉडल बना रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा है ना, इस तरह से। अब यहाँ पे क्या होता है, Ag और Au में जैसे आते हैं, गोल्ड में जैसे आते हैं, F में इलेक्ट्रॉन भरना चालू हो जाते हैं। अब ये है मान लो F सेल, है ना, अब F सेल हम जानते हैं बहुत ही फैली हुई होती है, मतलब बहुत ही फोल्डेड होती है वो, है ना, उसकी प्रोटेक्टिंग पावर बहुत कम होती है, शिल्डिंग पावर उसकी बहुत कम होती है। अगर मैं शिल्डिंग पावर की बात करूं तो शिल्डिंग पावर सबसे कम होती है F के लिए, उसके बाद D, देन उसके बाद P, और सबसे अच्छी होती है S के लिए, है ना, शिल्डिंग पावर। शिल्डिंग पावर होती है मतलब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन को बचाना। अब यहाँ पर जब F में इलेक्ट्रॉन आ गए तो वो न्यूक्लियस वो नहीं बच पाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियस उनको बहुत तेज़ी से खींच कर रखेगा, है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। F ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, Z बढ़ जाता है, Z, और Z क्या है हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जब Z बढ़ जाएगा तो जो F में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, जो किस में आ रहे हैं, गोल्ड के केस में आ रहे हैं, गोल्ड के केस में ना, क्योंकि गोल्ड के केस में 5D आ गया, 5D में मतलब 5D के बाद क्या होता है, F भरना चालू हो जाता है। अब यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इस गोल्ड में, तो इन इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स ज़्यादा बढ़ जाएगा, इन इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अगर तुम इनको आयनाइज कराओगे, क्योंकि आयनाइजेशन पोटेंशियल मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को निकालना, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की पावर से आज़ाद करना। अब जब यहाँ पे तुम फोर्स लगाओगे तो जब फोर्स ज़्यादा देना पड़ेगा, एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि अब ये ज़्यादा तेज़ी से बंधे हुए न्यूक्लियस के साथ। क्यों, क्योंकि F में इलेक्ट्रॉन है ना, F में इलेक्ट्रॉन की वजह से ये बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन पे फोर्स ज़्यादा लग रहा है, इसका किसका, न्यूक्लियस का, तो न्यूक्लियस इनको बाहर जाने ही नहीं दे रहा,
है ना, न्यूक्लियस को बाहर जाने नहीं देगा, तो एनर्जी बढ़ जाएगी। यानी आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, गोल्ड का हो जाएगा, Au का हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि डाउन द ग्रुप हमारा जो एक्सपेक्टेशन है, देखो अगर हम एक्सपेक्टेशन की बात करें, जो हमने सोचा उसके हिसाब से ऑर्डर क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए कॉपर का सबसे ज़्यादा होना चाहिए, देन सिल्वर, और देन आना चाहिए हमारा गोल्ड। क्योंकि डाउन द ग्रुप हमारा आयनाइजेशन पोटेंशियल घटता है, क्योंकि सेल्स बढ़ती हैं, है ना, सेल्स बढ़ती हैं तो न्यूक्लियस से दूरी बढ़ती है। बट दिक्कत क्या होगी, दिक्कत ये हो जाती है रियलिटी में जब हम ध्यान से देखें, रियलिटी को देखते हैं, यानी जो रियलिटी में जो ऑर्डर आता है वो क्या आता है, वो आता है हमारा Au सबसे ज़्यादा, उसके बाद आएगा हमारा कौन, उसके बाद आएगा हमारा इसमें कॉपर, देन Ag हमारा सबसे लास्ट में चला जाता है। तो ये होता है हमारा रियलिटी का ऑर्डर। अब ऐसा क्यों हो गया, गोल्ड आगे क्यों आ गया, क्योंकि गोल्ड के केस में इलेक्ट्रॉन्स F में भरना चालू हो गए, तो F जो है वो D के इलेक्ट्रॉन्स को नहीं बचा पा रहा, क्योंकि F की शिल्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर होती है। उसके केस में न्यूक्लियस बहुत तेज़ी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन तेज़ी से खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन का आयनाइज करना डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि फोर्स बढ़ गया न्यूक्लियस का, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ गया, है ना, क्योंकि उसकी जो है शिल्डिंग पावर F की बहुत कम होती है, उसकी वजह से जेड इफेक्टिव बढ़ जा रहा है। तो उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को आयनाइज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। जब इलेक्ट्रॉन आयनाइज नहीं होंगे तो एनर्जी आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी, एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, यानी आयनाइज पोटेंशियल उसका बढ़ जाएगा। किसके केस में, गोल्ड के केस में। ये काम किसके लिए हो रहा है, गोल्ड के लिए हो रहा है, बाकी सबके लिए तो हो ही नहीं रहा, यानी बाकी ऑर्डर बिल्कुल सेम रहेगा। ऑर्डर क्या था, कॉपर, Ag, Au। अब Au जो है, Au पहुंच जाएगा हमारा टॉप पे, बाकी ऑर्डर सेम है, कॉपर, Ag, दैट्स इट। देखो कॉपर, Ag, और यहाँ पे Au बस आगे। तो गोल्ड के केस में क्या हो रहा है, F ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन काम कर रहा है ना। F ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ जाता है, क्योंकि अब हमें जो एनर्जी देनी पड़ेगी पहले के कंपेरिजन में ज़्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि अब वो बंधा हुआ है न्यूक्लियस के साथ। ओके, इसलिए गोल्ड सबसे टॉप पे आ जाता है आयनाइजेशन पोटेंशियल में, उसके बाद कॉपर, उसके बाद सिल्वर, ये तो नॉर्मल ट्रेंड चलता है उसके बाद। यानी अगर हम करेक्ट ऑप्शन देखें इसमें, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, देखो पहला कॉपर, Ag, Au, तो वैसे गलत हो गया, है ना। Au, Ag, कॉपर, ये भी गलत हो गया। Ag, कॉपर, Au, ये भी गलत हो गया। Au, कॉपर, Ag, Au, कॉपर, Ag, करेक्ट। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है। ओके, डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। सो आई होप दिस आंसर योर क्वेश्चन। थैंक्स।